हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से माइक्रोब्स जो हैं एनर्जी जनरेशन में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पर, उनको किसी ना किसी चीज़ के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, मूवमेंट के लिए, है ना। कोई भी फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ती ही है। तो सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन नेचर। सन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मेन सोर्स है एनर्जी का, जिसकी हेल्प से बहुत सारी जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो रही हैं, है ना। लाइक प्लांट्स यूज सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फिर वो केमिकल एनर्जी जो स्टोर्ड होती है ऑर्गेनिज्म में, दिस एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू बायोमास। ठीक है। लेकिन जो एनर्जी बायोलॉजिकल सोर्सेज के थ्रू जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं बायो एनर्जी। लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक जो है बायोमास हैं, जैसे कि घर पर और एग्रीकल्चरल फील्ड पर होते हैं, वो बायोमास जो है बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना। बायोगैस का प्रोडक्शन होता है बायोमास से। प्रीवियस क्लासेस में भी यू हैड ऑलरेडी हर्ड अबाउट द बायोगैस प्रोडक्शन ऑफ द बायोगैस प्लांट। तो यहाँ पर हम बायोगैस प्रोडक्शन और बायोगैस प्लांट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बिकॉज बायोगैस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एनर्जी, है ना, विच इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ few kind of microorganisms। ठीक है। The gas produced by anaerobic fermentation of the waste biomass or the waste bioproduct is called the biogas, है ना। जो गैस एनारोबिक फर्मेंटेशन के थ्रू प्रोड्यूस की जाती है किसी भी वेस्ट बायोमास या फिर वेस्ट बायोप्रोडक्ट्स के थ्रू, उसको हम बोलते हैं बायोगैस। द गैस कम टू बी ऑल्सो कॉल्ड द बायोगैस, गोबर गैस एज वेल एज द मार्श गैस, है ना। Actually, biogas is a broad terminology in which is used for various types of gases generated by anaerobic oxidation of domestic and the agricultural waste। बायोगैस जो है डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल वेस्ट का फोमेंटेशन करके बनाई जाती है। वहाँ पर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म अलग अलग एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ विच इट कैन बी प्रोड्यूस्ड। जो होल प्रोसेस होती है एनारोबिक फर्मेंटेशन की, उसको हम एक डाइजेस्टर के अंदर परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बायोगैस प्लांट, है ना। जिसमें अलग अलग बायोकेमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो होती हैं। कुछ केमिकल कंपोजिशंस जो हैं बायोगैस की वो यहाँ पर दी हुई हैं इस चार्ट में, जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। कितना अमाउंट ऑफ केमिकल जो है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये वहाँ पर यूज़ होती हैं। ठीक है। हाउ मच अमाउंट दे आर in that biogas. Okay. This mixture of gas is used as a fuel for cooking and lighting. The caloric value of the biogas is 23 to 28 megajoule mole joule per मीटर क्यूब। ठीक है। बायोगैस और गोबर गैस जो है वो जनरेटेड होती है मेनली इंडिया में लार्ज स्केल पर, है ना। जो ओवरऑल प्रोसेस होती है बायोगैस जनरेशन की, उसको हम डाइजेस्टर में परफॉर्म करते हैं, जिसको हम बायोगैस प्लांट एज वेल एज गोबर गैस प्लांट भी कहते हैं। बायोगैस प्लांट जो होता है, जो डाइजेस्टर होता है, उसमें एक डाइजेस्टर एंड अ गैस होल्डर, ये दोनों चीज़ें उसमें होती हैं। जो डाइजेस्टर होता है उसमें डेफिनेट अमाउंट ऑफ डंग जो है वो फेड किया जाता है, पुट किया जाता है रेगुलर इंटरवल्स के साथ में, और गैस का जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस और रेगुलर होता है। ठीक है। द इंस्टॉलेशन ऑफ बायोगैस प्लांट इज बिकमिंग नेसेसरी टू मीट द डिमांड ऑफ फ्यूल इन द मैनी डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि बायोगैस जो है एज अ फ्यूल बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। ठीक है। रॉ मटेरियल्स जो होते हैं बायोगैस प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं, उनमें होता है एक एनिमल वेस्ट जिसको हम डंग कहते हैं, ह्यूमन एक्सट्रैक्ट और द यूरिन, क्रॉप रेसिड्यूज जैसे लीव्स, ब्रांचेस, वेट्स, एग्रीकल्चरल वेस्ट, एक्वेटिक प्लांट्स। ठीक है। ये सारे जो है रॉ मटेरियल बायोगैस प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। लेकिन सबसे अच्छा रॉ मटेरियल है, जो सबसे बेस्ट रॉ मटेरियल है, वो है डंग, गोबर। ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बायोगैस प्रोडक्शन, जो बायोगैस प्रोडक्शन में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं वो हैं यूजली वो एनारोबिक होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइटिक बैक्टीरिया। ठीक है। हाइड्रोजन प्रोड्यूसिंग एसिटोजेनिक बैक्टीरिया, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया। ये तीन जो है मेन एनारोबिक बैक्टीरिया जो है वो मेनली बायोगैस प्रोडक्शन में यूज होते हैं।
फंक्शंस ऑफ द बायोगैस प्रोडक्शन, कुछ अलग अलग फंक्शंस है बायोगैस प्रोडक्शन के, ठीक है। जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन अंडर एनारोबिक कंडीशंस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म including methanogenesis converted the organic fraction of biodegradable organic solid waste and fuses into energy in the form of biogas, ठीक है। एंड ह्यूमस, जो होल प्रोसेस होती है एनारोबिक डाइजेशन की, वो 3 स्टेजेस में कंप्लीट होती है, सॉल्युबलाइजर, एसिटोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस। ये यहाँ पर एक डायग्राम भी दिया हुआ है। एक टिपिकल डाइजेस्टर है, बायोगैस प्लांट है, जिसमें डंग वाटर, देखो यहाँ से जो है गैस, इसमें एक्सटर्नल यहाँ पर गैस होल्डर होता है, यहाँ पर स्लज इकट्ठा रहता है, और ये डंग वाटर है, ठीक है, डंग प्लस वाटर, और ये है डाइजेस्टर। तो यहाँ पर जो है मेनली गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। सॉल्युबलाइजेशन, इस स्टेज में जो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं वो हाइड्रोलाइज होते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स इनटू द ऑर्गेनिक एसिड। कॉम्प्लेक्स पॉलीमर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स अल्कोहल्स में कन्वर्ट होते हैं हाइड्रोलाइटिक फर्मेंटेशन के थ्रू, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो होते हैं यूजुअली एनारोबिक होते हैं, यहाँ पर मोस्टली जो भी प्रोसेस होती है वो एनारोबिक होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है एसिटोजेनेसिस की, जो कि सेकेंड स्टेज होती है, ठीक है, जिसमें जितने भी फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है उसका फॉर्मेशन होता है। देन मिथेनोजेनेसिस, फाइनल स्टेज ऑफ द एनारोबिक डाइजेशन, फाइनल स्टेज में मिथेनोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, जिसमें जो एसिटेट और कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मीथेन गैस में कन्वर्ट होती है, ठीक है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है by methane producing bacteria. Different species of the methanogenesis are involved in the breakdown of the complex organic matter into the acetate and other organic acids. बहुत सारे अलग अलग मेथेनोजेंस जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर के ब्रेकडाउन में, ठीक है। जैसे कि कार्बन, ये CO plus H2O gives the CO2 and H2O. In the presence of sufficient hydrogen, CO2 plus H2 gives the methane. मीथेन का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस भी दिए हुए हैं बायोगैस के। इट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द कुकिंग एंड लाइटनिंग, कुकिंग और लाइटनिंग के लिए एनर्जी प्रोवाइड होती है हमें। बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जिसको हम कंपोस्ट मैन्योर भी बोलते हैं। बायोगैस जो है इज़ अ कंपोस्ट मैन्योर, इट इज़ अ बेस्ट क्वालिटी ऑर्गेनिक मैटर। उसको हम स्टोर करके रख सकते हैं, मोर एफिशिएंटली और इकोनॉमिकली यूज़ होने वाला एक फर्टिलाइज़र है, ठीक है। इट डज नॉट कॉज एनी काइंड ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, वहाँ पर कोई भी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ बायो अल्कोहल और द फ्यूल अल्कोहल। फ्यूल अल्कोहल और बायो अल्कोहल का प्रोडक्शन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से होता है, ठीक है ना। द अल्कोहल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ द शुगर कंटेन सब्सटेंसेस, जो अल्कोहल शुगर के फर्मेंटेशन से प्रोड्यूस होती है, उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ साथ उसमें थर्मोफिलिक बैक्टीरिया भी जो है प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं थर्मो एरोबैक्टर एथेनो एथेनोलिसियस, ठीक है। बायो अल्कोहल जो है वो भी एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है इन द प्लेस ऑफ पेट्रोल। उसके सोर्स हैं शुगर केन जूस, शुगर बीट जूस और सेल्यूलोज, ठीक है। मतलब कि बायोफ्यूल या फिर बायो अल्कोहल जो है उसको हम शुगर केन जूस, शुगर बीट जूस एज वेल एज द सेल्यूलोज, इससे हम उसको प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्शन है बायो हाइड्रोजन। बायो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो है, द हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम बोलते हैं बायो हाइड्रोजन, ठीक है। बहुत सारे फ्यूल्स हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, है ना, उनकी एंडिंग होने में है, मतलब कि वो लेस अमाउंट में अवेलेबल हैं, इसलिए बहुत इजीली, देयरफॉर इट इज़ वेरी नेसेसरी, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम नॉन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, नॉन एग्जॉस्टिबल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, उनको हम प्रोड्यूस करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए बायोगैस, बायोफ्यूल और बायो हाइड्रोजन, इन सब का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा अगर करेंगे तो बेटर फॉर द एनवायरनमेंट एज वेल एज फॉर द यूज़, ठीक है। Water would be found to be the most suitable source of energy because there is a variety of microorganisms in the nature which can produce hydrogen gas, ठीक है, जैसे कि एल्गी है, इसके बाद बैक्टीरिया है, ये सब जो है बायो हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं।
These microorganisms contain an enzyme hydrogenase which utilize hydrogen ions and electrons released during the photochemical breakdown of water to produce hydrogen gas. Hydrogen gas प्रोड्यूस करने के लिए हाइड्रोजनेस एंजाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि हाइड्रोजन आयन को यूटिलाइज करता है और फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके क्या करता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है द हाइड्रोजन गैस जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोजनेस एंजाइम शुड बी यूज एज कमर्शियल लेवल। कमर्शियल लेवल पर भी उसका यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। अब माइक्रोब्स जो है बायो फर्टिलाइजर्स की तरह कैसे हेल्पफुल होते हैं। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो प्लांट के लिए एज अ न्यूट्रिशियस एलिमेंट हेल्पफुल होते हैं ना। फर्टिलाइजर्स हैव बिकम अ मेजर फैक्टर इन इम्प्रूव एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे फर्टिलाइजर्स अगर हम यूज़ करते हैं तो जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर ग्रोथ है, उसको हम इम्प्रूव भी कर सकते हैं और प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ द लैंड there is a loss of its important element which are essentials for the plant growth. These are the nitrogen, phosphorus and the potassium. These elements are required in a large quantity and hence known as the primary or the major nutrients. मतलब कि जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम है वो एज अ प्राइमरी और द मेजर न्यूट्रिएंट्स की तरह लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं। दैट्स वाई दे आर नोन एज द प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा प्राइमरली यूज़ किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहे हैं तो इससे क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी जो है ना, सॉइल की जो क्वालिटी है वो पुअर होती जा रही है, जिससे कि क्या हो रहा है कि इसको हमें मेंटेन करने के लिए कुछ बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करना ज़रूरी है। ऑर्गेनिक मैटर जो कि नेचर में डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना, वो सॉइल की फर्टिलिटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते हैं। देखो द बायोलॉजिकल रूट्स ऑफ इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी फॉर ऑप्टिमम क्रॉप प्रोडक्शन बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड हैंस दे आर नोन एज द बायो फर्टिलाइजर्स। क्यों? क्योंकि वो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है। और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन्वॉल्व होते हैं। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो बायो फर्टिलाइजर्स आर द ऑर्गेनिज्म। बायो फर्टिलाइजर्स एक टाइप के ऑर्गेनिज्म है जो कि न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी जो है सॉइल में उसको इंक्रीज करते हैं, इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। These microorganisms increases the crop production by the following method, जैसे कि by fixing the atmospheric nitrogen, atmospheric nitrogen में nitrogen fixing bacteria जो होते हैं, which you had already heard in your previous classes too, है ना। solubilizing insoluble fertilizers material, stimulating plant growth को बढ़ाकर, है ना, bringing about the decomposition of the plant residues। अब अलग अलग टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे कि बैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर्स, फॉस्फोरस सॉल्युबल बायो फर्टिलाइजर्स, इसके बाद साइट्रोफोरस बायो फर्टिलाइजर्स, साइनोबैक्टीरियल, माइकोरेजल, है ना। इस तरीके से अलग अलग टाइप के बायो फर्टिलाइजर्स जो है अवेलेबल है। तो सबसे पहला है बैक्टीरियल। बैक्टीरियल जो होते हैं, दो टाइप के बैक्टीरिया जो हैं उनको हम बायो फर्टिलाइजर्स की तरह यूज़ करते हैं। एक होता है सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो कि रूट नोड्यूल्स ऑफ द लिग्यूमिनस प्लांट्स में यूज़ होते हैं और उस प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। और दूसरा है लिग्यूमिनस राइजोबियम सिम्बायोसिस जो कि होस्ट स्पेसिफिक होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरोइड्स। ये जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं लिग्यूमिनस प्लांट में। ठीक है। Infection of it into the root of leguminous form root nodules. Rhizobium fixes atmospheric nitrogens in the presence of pink pigment that is leg hemoglobin. leg hemoglobin, ठीक है। वो क्या करता है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से लेकर नाइट्रोजनस कंपोनेंट में कन्वर्ट करके प्लांट को जो है एक तरीके का न्यूट्रिशियस ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है माइकोरिजल। माइकोरिजल भी एक टाइप के सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं जो कि फंगस और हायर प्लांट्स की रूट्स में
अवेलेबल होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के माइक्रो रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पर दो टाइप के दिए हुए हैं, एंडोट्रोपिक और एक्टोट्रोपिक। एंडोट्रोपिक जो है उसमें इन दिस टाइप ऑफ माइक्रोरिजल फंगस आर फाउंड इन द इंटरसेल्युलर स्पेसिस। इन रूट्स के जो इंटरसेल्युलर स्पेसिस होते हैं उसमें ये फाउंड होते हैं। और एक्टोट्रोपिक्स जो है वो इट फाउंड्स एट द लेयर अराउंड द रूट्स। ठीक है, दिस लेयर इज कॉल्ड द मैंटल। मैंटल लेयर पर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरियल बायोफर्टिलाइजर्स। ठीक है, जैसे कि एनाबिना और नॉस्टॉक। दीज आर द साइनोबैक्टीरिया। एक टाइप के साइनोबैक्टीरिया होते हैं जो कि 11th क्लास में भी वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। एनाबिना जो होता है, एनाबिना इज अ एंडोफाइटिक इन नेचर। नेचर में एंडोफाइटिक होता है और लीव्स की जो सेल्स होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। एजोला इज द फास्ट ग्रोइंग वाटर फर्न। वाटर में उगने वाला एक टाइप का बैक्टीरिया, एक टाइप का प्लांट है, फर्न है। ठीक है ना, एंड ग्रोज इन द पॉन्ड्स, डिचेस एंड द चैनल्स कंटेनिंग स्टेगनेंट वाटर, जहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा रुक जाता है, एल्गी की ग्रोथ होती है। वो एजोला जो है वो एक काइंड का एल्गी ही है। ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया जिसको हम एनाबेना एजोला भी बोलते हैं। द साइनोबैक्टीरियम फिक्सेस नाइट्रोजन from atmosphere and excretes the nitrogenous compound into the leaf cavity. Azolla pinnata is widely used as biofertilizer since rice production. ये जो एजोला पिनेटा होता है वो एज अ बायोफर्टिलाइजर्स यूज किया जाता है राइस प्रोडक्शन में। ठीक है ना, और नॉस्टॉक जो है, नॉस्टॉक इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोफाइटिक। नॉस्टॉक जो है एंडोफाइटिक का एग्जांपल है। सिम्बायोटिक साइनोबैक्टीरिया है जो कि थैलस सेल्स में पाया जाता है, एंथ्रोसीरोस की थैलस सेल्स में। वो भी नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से फिक्स करके एक्सक्रीट्स द नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू द सेल। सेल में नाइट्रोजनस कंपाउंड को एक्सक्रीट करता है। ठीक है ना, जिससे कि उसको ग्रोथ प्रोवाइड होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट है फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स। फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बायोफर्टिलाइजर्स जो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब फॉस्फेट सॉल्युबलाइजर हैं। ये ऑर्गेनिज्म जो है इनको हम फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीएसएम, फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं नॉट ओनली सॉल्युबलाइज इनसॉल्युबल सॉइल, वो इनसॉल्युबल सॉइल को सिर्फ सॉल्युबलाइज नहीं करते लेकिन उसमें फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है ना, और क्या करते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, ईस्ट, इस तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है साइट्रोफोस बायोफर्टिलाइजर्स। साइट्रोफोस बायोफर्टिलाइजर्स जो हैं मोस्ट एरोबिक फैकल्टेटिव एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड टू लो आयरन स्ट्रेस by producing extracellular low molecular iron transport agents designed designated as साइड्रोफोर्स। साइड्रोफोर्स की तरह काम करते हैं। साइड्रोफोर्स जो होते हैं वो हेल्पफुल इन कीपिंग द मिक्स्ड माइक्रोबियल पॉपुलेशन इन द सॉइल इन बैलेंस। मतलब कि सॉइल में जो माइक्रोबियल पॉपुलेशन है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको मिक्सिंग करने से रोकने के लिए, वहाँ पर एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए साइडोफोर्स बायोफर्टिलाइजर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, कॉस्ट ऑफ द बायोफर्टिलाइजर्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 1991 टू 92 ऑफिशियल प्रोक्यूरमेंट। ठीक है ना, उसके जो प्राइसेस हैं वो उसके अकॉर्डिंग है। अब सिग्निफिकेंस क्या है बायोफर्टिलाइजर्स के? बायोफर्टिलाइजर्स जो होते हैं चीप होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, है ना, हार्मली वर्क करते हैं नेचर में, फिर प्रॉपरली रिन्यूएबल भी होते हैं, फिर स्टोरेबल भी होते हैं। उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आते अगर उनको स्टोर करके रख लेते हैं तो। और इसके बाद इजीली अडेप्टेबिलिटी भी होती है फार्मर्स के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ है मैनर्स और बायोफर्टिलाइजर्स के बीच में। मैनर्स और बायोफर्टिलाइजर्स में जो डिफरेंस है वो ये है कि मैनर जो होता है सेमी डिकेड ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। ठीक है ना, और ऑफ द बायोलॉजिकल ओरिजिन। और बायोफर्टिलाइजर्स जो होते हैं इज एन ऑर्गेनिज्म, वो एक टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं क्रॉप प्लांट्स में। ठीक है ना, मतलब कि फसल में, खेतों में यूज होते हैं।
और मैन्यूअर्स जो होते हैं एसेंशियल्स फॉर द मेंटेनिंग सॉइल स्ट्रक्चर, एरिएशन एंड हाइड्रेशन ऑफ सॉइल। मैन्यूअर मेनली सॉइल के स्ट्रक्चर को, एरिएशन को और हाइड्रेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन बायो फर्टिलाइजर्स ऐसा काम नहीं करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट एसेंशियल्स फॉर द मेंटेनिंग सॉइल स्ट्रक्चर और द एरिएशन ऑफ द हाइड्रेशन ऑफ द सॉइल। इसके बाद ये जो होते हैं सारी टाइप की क्रॉप्स में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप की क्रॉप्स के लिए ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मैन्योर्स जो होते हैं कैन नॉट मीट द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, बट द बायो फर्टिलाइजर्स कैन मीट ऑल द न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। नेक्स्ट है बायो पेस्टिसाइड्स। बायो पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, पेस्टिसाइड्स जनरली क्या करते हैं, जितने भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे होते हैं, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, वेट्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए बायो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं ना। हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं या फिर ग्रासेस हो गई, जर्म्स हो गए, उन सबको जो किल करने का काम करते हैं वो क्या करते हैं, बायो पेस्टिसाइड्स करते हैं, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग टाइप के बायोपेस्टिसाइड्स जो हैं अवेलेबल हैं। एक है यहाँ पर दो टाइप के बायोपेस्टिसाइड्स दिए हुए हैं, बायो हर्बिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड्स। हर्बिसाइड्स जो हैं हर्ब्स के लिए यूज़ किए जाते हैं मेनली, ठीक है। अनवांटेड जो वेट्स होती हैं, मतलब कि जैसे खेतों में फसल लगी है उसके साथ साथ अलग से जो घास उगती है जो कि अनवांटेड होती है, जो कि जिसकी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो किसी भी तरीके से यूज़फुल नहीं होती, तो वो क्या करती है, जब हम वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर कोई न्यूट्रिशनल मैन्योर या फिर कोई फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड कर रहे हैं हमारी क्रॉप को, तो उसके साथ साथ उतना थोड़ा बहुत उसका जो अमाउंट है वो उन अनवांटेड पेट्स में भी पहुंच जाता है, जिसको इनहिबिट करने के लिए हम बायो हर्बिसाइड्स यूज़ करते हैं। बायो हर्बिसाइड्स जो हैं उन सबको किल कर देते हैं, जिससे कि प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है हमारी मेन जो क्रॉप है उस तक पहुंच सके, ठीक है ना। इसके बाद बायो इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। कुछ नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं, जैसे कि नीम हो गया, ओक हो गया, धतूरा हो गया, ये एज एन इंसेक्टिसाइड्स काम करते हैं, ठीक है। और कुछ अलग अलग तरीके के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। अब नेक्स्ट है बायोलॉजिकल कंट्रोल बाय द स्टरलाइजेशन टेक्निक। इस टेक्निक में क्या होता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल किया जाता है, मतलब कि जो मेल और फीमेल इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको स्टरलाइज किया जाता है और उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि अगर हार्मफुल इंसेक्ट्स या फिर हार्मफुल जितने भी मतलब कि इंसेक्ट्स जो कि हार्मफुल हैं क्रॉप्स के प्रोडक्शन के लिए या फिर प्लांट्स के प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी अगर ग्रोथ को हम इनहिबिट कर दें, ठीक है ना, एक ऐसी ग्रोथ जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस स्टार्ट होती है उसके पहले अगर हम उसको इनहिबिट कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं, तो क्या होगा कि उनकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, तो जिससे कि क्या होगा, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं रैपिडली वहाँ पर डिवाइड नहीं होंगे और वो क्रॉप को प्रॉपरली ग्रो होने में हेल्पफुल रहेगा, है ना। तो इंसेक्ट हार्मोन जो है एक ऐसी रीसेंट टेक्निक है बायोलॉजिकल कंट्रोल जो कि साइंटिस्ट के थ्रू डेवलप की गई है, जिसमें वो क्या करते हैं, इन विच दीज आर डिस्ट्रॉयड विद द हेल्प ऑफ देयर हार्मोन। उनके हार्मोन से उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल होते हैं। जैसे कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, फेरोमोन्स, है ना, जो कि आर प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल एट द टाइम ऑफ देयर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कंटिन्यूसली पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो होती है। तो क्या होता है, जब एक लिटिल अमाउंट ऑफ फेरोमोन of the harmful insects is put on the pot kept in the crop field and gum-like substances is spread around the pheromone। जब क्या करते हैं, गम लाइक एक सब्सटेंस होता है जिसको हम स्प्रेड अगर कर देते हैं फेरोमोन के आसपास, तो जो मेल इंसेक्ट्स होते हैं वो उसके आसपास क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, और फिर वो क्या होता है गम में स्टिक हो जाते हैं और उनकी लाइफ को लूज कर देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, अगर मेल हार्मोन उनके कांटेक्ट में नहीं आएंगे, सॉरी, अगर मेल इंसेक्ट्स उनके कांटेक्ट में नहीं आएंगे फीमेल इंसेक्ट्स के, तो वहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है वो इनहिबिट हो जाएगी, है ना, रुक जाएगी। लाइकवाइज कुछ में क्या होता है, सर्टेन इंसेक्ट्स हार्मोन्स ब्रिंग मैच्योरिटी इन लार्वा। उसमें जब लार्वा स्टेज पर मैच्योरिटी आ जाती है, क्योंकि इंसेक्ट्स में क्या होता है, लार्वा स्टेज पर आने के बाद
वहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होने के चांसेस होते हैं। तो उसमें वो लोग क्या करते हैं, रैपिडली मैच्योर होते हैं, और जब वो लार्वा स्टेज पर आते हैं उससे पहले उनको किल कर दिया जाता है, क्योंकि उनमें जो हम इस तरीके का ये जो बनाया हुआ है स्टरलाइजेशन टेक्निक जो है, उसमें उस स्टेज तक आने से पहले वो डेड हो जाते हैं, जिससे कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, उन हॉर्मोन्स को हम बोलते हैं जुवेनाइल हार्मोन और एक्टोसोम। ठीक है। तो ये थे अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से अलग अलग फील्ड्स में जो है हेल्पफुल होते हैं। ठीक है ना, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं। सो नाउ आवर चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।